इस दुनिया में आने के पहले ही दिन मुझे ऐसी शक्ति मिल गई थी जो मेरी किस्मत बदल सकती थी। 12 ताबीजों में से एक, हॉर्स तालिस्मान। हॉर्स तालिस्मान जागने के बाद मैंने सबसे पहला काम अपनी माँ को बचाने का किया। उनका कमजोर शरीर धीरे धीरे हॉर्स तालिस्मान की शक्ति से ठीक होने लगा। सालों से छिपी हुई सारी चोटें पूरी तरह मिट गईं। जब मैंने उनकी मुस्कान दोबारा देखी तभी समझ गया कि इस दुनिया का पहला पछतावा बदल चुका है। कुछ साल बाद जब मैंने डू चुई की साधना शुरू की तब मुझे दूसरा बड़ा आश्चर्य मिला। जैसे ही मैंने पहली बार डूजी चुई की पहली अवस्था प्राप्त की, दूसरा ताबीज जाग गया, ऑक्स तालिस्मान। यह शरीर को असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखता था। उस दिन के बाद दूसरे लोग सिर्फ डूशी की साधना करते थे, लेकिन मैं डूशी के साथ साथ अपने शरीर को भी लगातार मजबूत करता रहा। अगर घायल होता तो हॉर्स तालिस्मान मुझे तुरंत ठीक कर देता। जब मैं 11 साल का हुआ, शाओ फैमिली के चौक में सभी लोग परीक्षण पत्थर के सामने इकट्ठा हुए। परीक्षण की जिम्मेदारी संभाल रहे बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि पूरे शाओ फैमिली को विश्वास था कि यह लड़का उनके परिवार का भविष्य है। मैंने अपना हाथ परीक्षण पत्थर पर रखा। अगले ही पल तेज रोशनी आसमान तक पहुंच गई। पूरा चौक एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। पूरा शाओ फैमिली खुशी से गूंज उठा। 11 साल की उम्र में डूजी, ये कैसे संभव है? युवा मुखिया की प्रतिभा तो कल्पना से भी परे है। मंच पर बैठे सभी बुजुर्गों के चेहरे खुशी से खिल उठे और मेरे पिता शाओ जान तो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखें तक चमक उठी। मुझे पता था मेरा बेटा कभी साधारण नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही मैं डूजे बना, तीसरा ताबीज भी जाग चुका था, टाइगर तालिस्मान। ये यिन और यांग के संतुलन को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। परीक्षण समाप्त होने के बाद मैं अपने माता पिता के छोटे से आंगन में वापस लौटा। अपने सामने खड़ी माँ को देखकर मेरे मन में कई भाव उमड़ आए। माँ ने मुझे स्नेह से देखा। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने अपनी उंगली से वो काला छल्ला उतारा और मेरी ओर बढ़ा दिया। यानी ये छल्ला कई वर्षों से मेरे साथ है, अब मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ। मैंने छल्ला अपने हाथ में लिया। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक साधारण काला छल्ला था, लेकिन मैं जानता था इसके अंदर वो व्यक्ति सो रहा है जो भविष्य में पूरे डूशी महाद्वीप का भाग्य बदल देगा। मैं अपने कमरे में लौट आया, छल्ले को मेज पे रखा, कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर उंगली से हल्का सा खटखटाया। टीचर, जाग जाइए। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। कोई जवाब नहीं आया। मैं मुस्कुरा दिया। ये बूढ़े साहब सच में जबरदस्त अभिनय करते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब तक शांत पड़ा काला छल्ला अचानक जोर से कांपने लगा। उसमें से हल्की सी आत्मिक शक्ति बाहर निकलने लगी। फिर एक सफेद चमक पूरे कमरे में फैली। कुछ ही क्षणों में एक सफेद बालों वाले वृद्ध मेरे सामने प्रकट हो गए। उनका शरीर पूरी तरह पारदर्शी था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण गायब हो जाए, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति का दबाव इतना प्रबल था कि पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। बदतमीज लड़के, इतनी छोटी उम्र में भी तुम्हारे तरीके इतने निर्दयी कैसे हैं? जैसे ही याओ लाओ प्रकट हुए, सबसे पहले उन्होंने मुझे डांटा, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का भाव बदल गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सामने खड़ा ये लड़का पहले से ही उनके अस्तित्व के बारे में जानता है। बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं इस छल्ले के अंदर हूं? उनकी आवाज धीरे धीरे ठंडी होती चली। टीचर, मुझे भविष्य पता है। ये सुनते ही याओ लाओ कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। भविष्य? उन्होंने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? भविष्य जैसी चीज को तो डूशेंग स्तर के लोग भी आसानी से नहीं देख सकते, और तुम सिर्फ 11 साल के बच्चे होकर कहते हो कि तुम्हें भविष्य पता है? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए केवल 2 शब्द कहे, हनफेंग। जैसे ही यह नाम उनके कानों में पड़ा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आत्मा तक कांप उठी। तुम्हें यह नाम कैसे पता? उनकी आवाज में पहली बार घबराहट साफ सुनाई दी, क्योंकि हेनफेंग उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव था। उन्होंने कभी हेनफेंग को अपना सबसे प्रिय शिष्य माना था, अपना पूरा ज्ञान, अपनी सारी विद्या, यहां तक कि फेन जुओ जैसी अद्भुत साधना विधि भी उसे सिखा दी थी। याओ लाओ मुझे घूरते रहे। उनकी आवाज पहले से भी भारी हो गई। तुम आखिर हो कौन? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे बोलना जारी रखा। सिंगयू पैविलियन, फेंगजून जे, सोल हॉल। और उस समय जो कुछ भी हुआ था, जैसे जैसे मेरे मुंह से एक एक नाम निकलता गया, याओ लाओ का चेहरा और गंभीर होता गया, क्योंकि मैं जो भी बता रहा था वो उनकी जिंदगी का सबसे छिपा हुआ सच था। बस! अचानक याओ लाओ ने मेरी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आत्मा हवा में तैर रही थी। अब उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, पहले आश्चर्य, फिर अविश्वास। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें सच में भविष्य दिखाई देता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। टीचर, क्या इस सवाल का जवाब अब भी जरूरी है? याओ लाओ चुप हो गए। कुछ देर बाद याओ लाओ ने फिर पूछा, और क्या जानते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, टीचर, क्या आप सच में और सुनना चाहते हैं? याओ लाओ का चेहरा काला पड़ गया। तुम बदमाश, फिर से मुझे अधर में लटकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं हल्का सा हंसा, फिर कुछ क्षण रुककर बोला, मुझे पता है भविष्य में आप अपनी शक्ति वापस प्राप्त करेंगे। आपको कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का भी सामना करना पड़ेगा। याओ लाओ बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अनगिनत प्रतिभाएं देखी हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। याओ लाओ कुछ पल के लिए चौंक गए। मेरी जरूरत? हाँ, मैंने सिर हिलाया। ये दुनिया बहुत विशाल है। डू हुआंग, डू जोंग, डू जोंग, डू शेंग, और भविष्य में उनसे भी अधिक शक्तिशाली दुश्मन सामने आएंगे। अगर मुझे सच में सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना है तो सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे यह संभव नहीं होगा। मेरी बात सुनकर
याओ लाओ की आंखों में हल्का सा बदलाव आया। उन्हें मानना पड़ा कि सामने खड़ा ये लड़का उम्र में भले छोटा हो, लेकिन उसकी सोच और मानसिकता साधारण लोगों से कहीं आगे थी। फिर भी उन्होंने अपनी आदत के अनुसार एक महान गुरु वाला अंदाज बनाए रखा। अगर तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो तो अभी जल्दी मत करो, तुम्हारी प्रतिभा सचमुच अच्छी है। मैंने कंधे उचकाए। अगर ऐसी बात है तो रहने दीजिए। इतना कहकर मैं मुड़कर बाहर जाने लगा। याओ लाओ एक पल के लिए चौंक गए। मैंने शांत स्वर में कहा, असल में मैं सोच रहा था कि अगर मैं आपका शिष्य बन जाऊं तो आपकी आत्मा को दोबारा पूरी तरह ठीक करने में भी आपकी मदद कर दूं। जैसे ही ये बात खत्म हुई, याओ लाओ तुरंत रुक गए। याओ लाओ पूरी तरह चुप हो गए। समस्या थी, और बहुत बड़ी समस्या थी। अपनी आत्मा की स्थिति से बेहतर कोई और परिचित नहीं था। उस समय उनका शरीर नष्ट हो चुका था। याओ लाओ मुझे लंबे समय तक देखते रहे, फिर धीरे से बोले, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल मेरी हथेली से कोमल सफेद प्रकाश निकलने लगा। हॉर्स तालिस्मन सक्रिय हो गया। गर्म और शांत ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। याओ लाओ अभी भी संदेह में थे, क्योंकि आत्मा की चोट कितनी कठिन होती है यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। वो कभी पूरे महाद्वीप के प्रसिद्ध याओ जुनजे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लड़के, अगर मजाक कर रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल हॉर्स तालिस्मान की शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो गई। सफेद प्रकाश ने याओ लाओ की आत्मा को पूरी तरह ढक लिया। फिर एक चमत्कार होने लगा। उनकी आत्मा पर वर्षों से मौजूद हर चोट तेजी से भरने लगी। उनका पहले धुंधला और पारदर्शी शरीर धीरे धीरे ठोस होता गया। याओ लाओ की आंखें फैल गईं, क्योंकि उन्होंने बहुत समय बाद वो एहसास फिर से महसूस किया। उनकी शक्ति धीरे धीरे लौट रही थी। ये कैसे संभव है? उन्होंने अविश्वास से बुदबुदाया। लगभग 10 मिनट बाद सफेद प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। कमरा फिर से शांत हो गया। याओ लाओ ने अपने दोनों हाथों की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि उनकी आत्मा लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी, बल्कि उससे भी बेहतर स्थिति में पहुंच चुकी थी। लिंगजिंग डा युआन मैन। याओ लाओ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब केवल आश्चर्य था। तुम आखिर किस तरह के इंसान हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। टीचर, अब क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? वो धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। गंभीर स्वर में बोले, आज से तुम मेरे याओ चैन के शिष्य हो। श्याओ, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानने के लिए तैयार हो? मैंने बिना किसी झिझक के तुरंत घुटने टेक दिए। शिष्य शाओ यान अपने गुरु को प्रणाम करता है। शिष्य बनाने के बाद उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। सीधे एक काला स्क्रोल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। अब जबकि तुम मेरे शिष्य हो तो ये चीज भी तुम्हें सौंपने का समय आ गया है। मैंने उस स्क्रोल को देखा। मुझे पहले से पता था कि ये क्या है। फेंज्यू, वही साधना विधि जो भविष्य में शाओ यान को लगातार आगे बढ़ाएगी। याओ लाओ ने समझाना शुरू किया। अभी ये केवल हुआंग रैंक लो लेवल टेक्निक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये लगातार विकसित हो सकती है। जब भी ये किसी हेवनली फ्लेम को निगलेगी, इसका स्तर बढ़ता जाएगा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ये हेवनली फ्लेम को निगलकर विकसित होती है और अंत में कई हेवनली फ्लेम को एक साथ मिलाने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। याओ लाओ का हाथ अचानक वहीं रुक गया। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। रुको, अभी तुमने क्या कहा? मैंने आंखें झपकाई। क्या हुआ टीचर? याओ लाओ मुझे घूरते रहे। उनके होंठ हल्के से फड़क उठे। अब उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनके इस शिष्य के शरीर पर छिपे रहस्य उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े हैं। फेंजुओ मिलने के बाद मैंने तुरंत उसकी साधना शुरू कर दी। 2 घंटे बाद कमरे के भीतर एक अलग तरह की डूचवी धीरे धीरे बनने लगी। फेंजुओ की प्रारंभिक साधना सफल हो गई। याओ लाओ ये दृश्य देखकर फिर से चुप हो गए। सामान्य परिस्थितियों में हुआंग रैंक लो लेवल टेक्निक की साधना में भी अच्छा खासा समय लगता था। कुछ देर बाद याओ लाओ ने अचानक पूछा, स्याओ यान, क्या तुमने सचमुच ये रास्ता चुन लिया है? मैंने उनकी ओर देखा। टीचर, अगर मेरा लक्ष्य सिर्फ एक साधारण शक्तिशाली व्यक्ति बनना होता तो मुझे फेंजुए की जरूरत ही नहीं पड़ती। शाओ फैमिली के पीछे वाले पहाड़ की गुफा में एक साधारण औषधि भट्टी रखी हुई थी। याओ लाओ उसके पास खड़े थे। उनके चेहरे पर पहली बार एक सच्चे गुरु वाला आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। बदतमीज लड़के, सिर्फ साधना में प्रतिभाशाली होने से कोई एल्केमिस्ट नहीं बन जाता। एल्केमी में आग पर नियंत्रण, औषधियों की समझ और आत्मिक शक्ति का सूक्ष्म संचालन सब कुछ चाहिए। ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सबसे साधारण औषधि उठाकर भट्टी में डाल दी। आग जली। अगले ही पल वो औषधि सीधे राख बन गई। याओ लाओ मुस्कुरा पड़े। देखा, अब समझ आया, एल्केमी इतनी आसान नहीं होती। मैंने बिना कुछ बोले दूसरी बार कोशिश की। आग का तापमान बिगड़ गया। असफल। तीसरी बार औषधीय द्रव आपस में नहीं मिल पाया। असफल। चौथी बार पूरी भट्टी से काला धुआं निकलने लगा। चारों तरफ बिखरी हुई राख देखकर याओ लाओ आखिरकार फिर से अपने गुरु वाले अंदाज में लौट आए। बदतमीज लड़के, क्या तुम्हें लगा था कि तुम हर काम पहली बार में कर लोगे? सारी समस्या एक ही शब्द पर आकर रुकती थी, संतुलन। और मेरे पास ठीक उसी चीज की शक्ति थी, टाइगर तालिस्मन। मैंने याओ लाओ की तरफ देखा। टीचर, मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूं। इस बार मैंने चुपचाप टाइगर तालिस्मन सक्रिय कर दिया। अगले ही पल एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। पहले उग्र जल रही आग
अचानक पूरी तरह स्थिर हो गई। उसका तापमान अब बिल्कुल नहीं बदल रहा था। सभी औषधियों की ऊर्जा अपने आप संतुलित होने लगी। कुछ देर बाद भट्टी के भीतर से गहरी औषधीय सुगंध फैल गई। एक उच्च गुणवत्ता की उपचार औषधि शांतिपूर्वक उसके अंदर रखी थी। याओ लाओ वहीं स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत वो औषधि उठाकर ध्यान से देखी। ये पहली बार एल्केमी करने वाला इतनी उच्च गुणवत्ता की औषधि कैसे बना सकता है? उन्होंने मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखा। बदतमीज लड़के, अभी तुमने कौन सी शक्ति इस्तेमाल की? मैं मुस्कुरा दिया। शायद इसे ही प्रतिभा कहते हैं। मुस्कुरा दिया। शायद इसे ही प्रतिभा कहते हैं। याओ लाओ के होंठ हल्के से फड़क उठे। प्रतिभा? तुम इसे प्रतिभा कहते हो? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितने एल्केमिस्ट देखे थे, लेकिन याओ लाओ मेज पर रखी ढेर सारी औषधियों को देखते हुए गहरी सोच में डूब गए। क्या मैंने सच में किसी राक्षसी प्रतिभा को अपना शिष्य बना लिया है? साधना की गति असाधारण। जब मैंने अपने पिता शाओ जान को स्वयं बनाई हुई उपचार औषधियां दी तो वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। यान, ये? मैं मुस्कुराया। पिताजी, ये मैंने बनाई हैं। क्या कहा? शाओ जान की आंखें फैल गईं। तुम एल्केमी भी जानते हो? मैंने सिर हिलाया। 12 ताबीजों का रहस्य छिपाने के लिए। मैंने केवल इतना कहा कि संयोग से मेरी मुलाकात एक महान एल्केमिस्ट से हुई थी और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया। अगले ही दिन शाओ फैमिली ने नई उपचार औषधियों की बिक्री शुरू कर दी। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा वुटान सिटी हिल गया। इन औषधियों का प्रभाव बहुत अच्छा था। कीमत भी बाजार से कम थी और गुणवत्ता दूसरी औषधियों से कहीं बेहतर। जिया लाई फैमिली और एओबा फैमिली बेचैन हो उठे। जांच करो, हर हाल में पता लगाओ, स्याओ फैमिली को एल्केमिस्ट कहां से मिला? दोनों परिवारों ने अपने लोगों को हर दिशा में भेज दिया। आखिरकार उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। शाओ फैमिली के पीछे कोई रहस्यमयी एल्केमिस्ट मौजूद था। मिटीर ऑक्शन हाउस में या फेई को भी यह खबर मिल चुकी थी। उन्होंने हाथ में उपचार औषधि लेकर ध्यान से उसकी जांच की। उनकी सुंदर आंखों में आश्चर्य झलक उठा। इतनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, इसे बनाने वाला साधारण एल्केमिस्ट नहीं हो सकता। मिटीर फैमिली की सदस्य होने के कारण या फेई ने अपने जीवन में अनगिनत एल्केमिस्ट देखे थे, इसलिए या फेई के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। क्या वही रहस्यमयी एल्केमिस्ट है? लगता है स्याओ फैमिली में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प बदलाव हो रहे हैं।